पूरी अधिवेशन में क्या होता है बताइए जरा। इलेक्शन होता है, सुभाष चंद्र बोस और इलेक्शन होता है, किस पद के लिए होता है? कांग्रेस कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए होता है। तो 1939 से पहले हुआ था हीरापुर अधिवेशन और वहां पे अध्यक्ष कौन बन चुके थे? सुभाष बन चुके थे। 1939 में क्या होता है कि होता है हमारे पास त्रिपुरी अधिवेशन। इस त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस वर्सेस खड़े होते कौन? सीता और ये किसके समर्थन पे खड़े होते हैं? गांधी जी को पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि कांग्रेस में मैं जो बात बोल देता हूँ पत्थर की लकीर है। मैं जिसको बोल दिया जीतेगा मतलब वो जीतेगा, जिसको बोल दिया हारेगा मतलब वो हारेगा। ये कॉन्फिडेंस होता है गांधी जी को। परंतु चुनाव का निष्कर्ष निकलता है कुछ और, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और पिट्टा भी सीतारमैया हो जाती है। अब गांधी जी को ये बात उनके ईगो पर लग जाती है कि भाई ये सही नहीं हो रहा है, मेरा तो कांग्रेस में कोई वैल्यू है ही नहीं, मेरे को तो क्या किए हरा दिए कौन लोग? कांग्रेस वाले। वो क्या करते हैं, कांग्रेस की मीटिंग्स में आना बंद कर देते हैं, कांग्रेस के बैठकों में आना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, आजादी की लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं बंद कर देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस समझ जाते हैं कि भाई मेरे अध्यक्ष रहने ना रहने से तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गांधी जी को इस आजादी की लड़ाई में और कांग्रेस के अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आजादी की लड़ाई क्या पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। तो समझदारी दिखाते हुए कौन? सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। किसे? कांग्रेस की अध्यक्षता के पद से। और अध्यक्षता के पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में क्या करते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। वो समझ जाएंगे कि ये मान मनाना भैया दीदी करने से भारत आजाद नहीं होगा, भारत को आजाद करना है तो हम शेर का रास्ता चुनना पड़ेगा। शेर का रास्ता मतलब शिवाजी का बहुत सारा दुनिया में उधर चालू हो जा रहता है। कौन सा वार? सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड हमारे पास वर्ल्ड वार दुनिया में चालू हो गया रहता है। इसका फायदा उठाना चाहते थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। कि देश में कांग्रेस तो अपना काम कर रही है, अब मैं क्या करता हूँ, सेना लेकर आऊंगा। किसके लिए? तो अंग्रेजों के खिलाफ। कहां से? तो बाहर से। ये होता है। समय बीतता हमारे पास 1941। सुभाष चंद्र बोस जी इतने खतरनाक होते हैं कि जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं तो अंग्रेज इन्हें अपने इनके घर में ही नजरबंद करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? नजरबंद। नजरबंद मतलब 2 पुलिस कांस्टेबल घर के बाहर 24 घंटा बैठे रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस के घर से कौन आता है कौन जाता है, सुभाष चंद्र बोस घर से निकलेंगे नहीं। उनका सारा कार्यक्रम कहाँ होगा? घर में होगा। उनके घर के बाहर पहरा बिठा दिया जाता है। लेकिन समय बीतता है, सुभाष चंद्र बोस छोटे मोटे आदमी थे नहीं। 1941 में क्या करते हो, दाव पेच लगाकर आमरण अनशन का अपने घर में क्या करते हैं, नाटक करते हैं। नाटक करने के बाद क्या करते हैं, भेष बदलकर वहां से फरार हो जाते हैं। कहां से? घर से फरार हो जाते हैं। घर से फरार होने के बाद 1941 में घर से फरार होते हैं। यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान तो पहले भारत ही में था, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए जाते हैं रशिया, रशिया से जाते हैं इटली, इटली से जाते हैं कहाँ? जर्मनी। और जर्मनी में जाकर किससे मिलते हैं? किससे मिलते हैं? हिटलर से। तो 1941 में कहां से? तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान फिर रूस के बाद इटली, और इटली के बाद कहां जाते बेटा? तो जर्मनी में जाते हैं। वहां जाकर किससे मिलते हैं? तो हिटलर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? इनकी मुलाकात किससे होती है? हिटलर से मुलाकात होती है। अब इनके बाद में किस सवाल फेमस है कि हिटलर शुरू में ना कभी किसी जगह डायरेक्ट नहीं मिलता था। प्लस सुभाष चंद्र बोस उस समय अकेले आदमी थे, भारत को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इनका बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं था। हिटलर बहुत बड़ा घमंडी इगोइस्ट आदमी था और बहुत बड़ी सेना थी भाई उसके पास, पूरा यूरोपीय यूनियन को अकेले हिला रखा था। तो बोलते सुभाष चंद्र बोस से पहले मिलने के लिए आया हिटलर का क्लोन डुप्लीकेट। सुभाष चंद्र बोले भाई असली वाले को भेज दे, सेम हिटलर टाइप दिखता था। फिर दूसरा आया मिलने के लिए, बोले हेलो आई एम हिटलर। बोले भाई टाइम पास मत कर, बहुत सीरियस मैटर लेके आया हूं, असली वाले को भेज दे। फिर असली हिटलर आया और उससे सुभाष चंद्र बोस मिले और खड़े होकर हाथ मिलाए। तो हिटलर बड़ा चंगी कि अरे भाई यार तू पहचान कैसे किया कि दोनों फर्जी हिटलर थे और असली हिटलर हूं? क्योंकि भाई सब उस समय इंस्टाग्राम तो होता नहीं था कि हिटलर की फोटो सब जगह वायरल है। आप तो किसी को मिला दोगे कि हाँ भाई ये किशोर है करके, अब बाहर में अंकल बोल दूंगा सर ये लड़का किशोर है करके, मान लेंगे किशोर है करके, ठीक। लेकिन वो आदमी पहचान लिए कौन? कहानी ये थी कि बाकी जो लोग आते थे चालू शॉप पर आते थे, हेलो आई एम हिटलर, हेलो आई एम हिटलर। तो कोई भी बड़ा आदमी कभी अपने छोटे आदमी से मिलता ना बेटा, तो जाकर पहले हाथ नहीं मिलाता। जो छोटा आदमी है, जो जरूरतमंद आदमी मिलने आया, वही क्या करेगा? अपना परिचय देगा। क्योंकि आप आए हो ना मिलने के लिए, दुनिया जानती मैं हिटलर, मैं अपना परिचय क्यों दूं? आप अपना परिचय दो कौन हो, तो आप जाओगे हेलो आई एम सुभाष चंद्र बोस। तीसरा आदमी जो आया था वो चुपचाप खड़ा हुआ, वो काम क्या है, तब बोला समझ गया कि आदमी क्या हिटलर है। अब उसके इस परिपक्वता से देख कर क्या हुआ, हिटलर इसका फैन हो गया। किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का फैन हो गया। तो हिटलर ने उनको उपाधि दी, किसकी? नेताजी। किसकी उपाधि दी? और नेताजी ने इसको उपाधि दी फ्यूहरर। किसकी? फ्यूहरर। फ्यूहरर मतलब होता है बेटा वर्ल्ड लीडर। क्या होता है फ्यूहरर का मतलब? वर्ल्ड लीडर। तो हिटलर ने उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की, और नेताजी ने हिटलर को उपाधि दी फ्यूहरर अर्थात वर्ल्ड लीडर की। भाई उससे काम था, सर पे चढ़ाना लाजमी था उनको, है कि नहीं? तो ये उपाधि दी किसने? नेताजी। और यहीं पर फिर क्या हुआ कि जो हमारे पास नेताजी है उन्होंने क्या किया, इंडिया लीग की स्थापना। किसकी स्थापना की? इंडिया। तो यहाँ पे 1941 में किसने? तो सुभाष
चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की बेटा? इंडिया लीग की स्थापना की। याद रहे बेटा, सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया लीग की स्थापना की थी और 1928 में किसने? रास बिहारी बोस ने, इन्होंने की थी इंडिया इंडिपेंडेंट लीग। दोनों अलग अलग है, इंडिया लीग अलग है और इंडिया इंडिपेंडेंट लीग अलग है। इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में की थी। कहाँ की थी? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। कहाँ की थी? बर्लिन में, जो जर्मनी की क्या है जी? राजधानी है। और इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। अब जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर के साथ वहां पहुंचे तो इनको जानकारी मिली कि रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने पहले क्या कर रखा था? इंडियन नेशनल आर्मी बना रखी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से क्या हो गई थी? आर्मी फेल हो गई थी। तो जो पुराने इंडियन नेशनल आर्मी के जो लोग थे, जो बंदे थे, उनको फिर से मोटिवेट करके, फिर से जोड़कर एक नई इंडियन नेशनल आर्मी तैयार की थी। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर है ये? इन्होंने बेटा जो रास बिहारी बोस थे, किसने? जो रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह के कहने पर, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व पर किसने? तो रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। किनके कहने पर? कैप्टन मोहन सिंह के कहने पर। बता दो कि 2021 का जो पटवारी था उसमें ही क्वेश्चन स्पष्ट लिखा हुआ था कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस भी थे, रास बिहारी बोस भी थे और उसके बाद कैप्टन मोहन सिंह भी थे। तो आंसर किसको लिया था जी? कैप्टन मोहन सिंह, क्योंकि पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी की नींव किन्होंने रखी थी? कैप्टन मोहन सिंह। फिर 1942 में आर्मी की बनी कब थी बेटा? तो 1942 में। ये आर्मी फेल हो जाती है, लेकिन इसके लोग अभी भी हिटलर के अंडर में वहां पे शरणार्थी की तरफ पड़े हुए थे और अपने देश जाने की मांग कर रहे थे। इस बीच में कौन पहुंचता है? सुभाष चंद्र बोस, और इन सब को फिर से मोटिवेट करके कब? तो 1943 में फिर से क्या करते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी, फिर से INA की पुनः स्थापना करते हैं। कौन? तो सुभाष चंद्र पुनः स्थापना कर देते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो ये काम तक इनका सुभाष चंद्र बोस का। क्लियर है ये? चलिए, अब जो इंडियन नेशनल आर्मी बन चुकी थी, बेटा आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी में टोटल बंदे कितने थे? 50। कितने थे? 50,000 बंदे। और ये काफी थे भारत आजाद कराने के लिए। अब जब आर्मी बनती है तो आर्मी बनता है, ब्रिगेड बनता है, फिर उसके बाद कंपनी बनती है, बटालियन होता है, प्लाटून होता है। तो टोटल हमारे पास जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, INA के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने 5 ब्रिगेड बनाई थी। कितनी ब्रिगेड बनाई थी? 5 ब्रिगेड बनाई थी। पहली ब्रिगेड कौन सी थी? महात्मा गांधी ब्रिगेड। दूसरा ब्रिगेड कौन सा था जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूरे कांग्रेस को ले लिया अपने इमोशंस में। तीसरा मुस्लिमों को ले लिया। कौन? अबुल कलाम आजाद। ये ले लिया हम लोग, तीसरा वाला अपने घेरे में। चौथा महिलाओं को कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई। और जो बेटा पांचवा से उनका नाम था स्वयं अवतार सुभाष ब्रिगेड। क्या नाम था उसका? सुभाष ब्रिगेड। ये 5 नाम के हमारे पास क्या बनाए गए थे? इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिगेड बना था। कौन कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी। तो कांग्रेस हो गया। महिलाओं के लिए इंडियन नेशनल आर्मी महिलाएं भी थी। कौन सी थी? रानी लक्ष्मीबाई। मुस्लिम को टैकल करने के लिए अबुल आजाद और उनके स्वयं के नाम से क्या थी? ब्रिगेड सुभाष ब्रिगेड थी। ये 5 ब्रिगेड थी हमारे पास इसमें इंडियन नेशनल आर्मी में। इंडियन नेशनल आर्मी जो क्या करती है, भारत में सिंगापुर में जाकर से गठन होता है और वहां से निकलती जापान के रास्ते होते हुए कहाँ आती है? तो म्यांमार आती है। आगे डायग्राम में तो बेटा जो जापान थी अंग्रेजों से पहले किसको जीत चुकी थी? अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को क्योंकि भारत का सपोर्ट कौन कर रहा था? जापानी सरकार कर रही थी, क्योंकि पूरे जापान और जो हमारा जर्मनी वगैरह सब एक ही ग्रुप के थे। तो सबसे पहले अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए अंडमान निकोबार जो पहले जापान के अंडर में, किसके अंडर में था? जापानी सेना अंग्रेजों से जीत रखी थी। सबसे पहले किसको दे दिया? सुभाष चंद्र बोस को। अब बोला कि एक काम करो, आप यहाँ पे एक सरकार बना। उसका नाम क्या था? आजाद हिंद सरकार। क्या बनी? आजाद हिंद सरकार। एक अंडमान निकोबार में आजाद हिंद सरकार बनाई गई। किसके द्वारा? सुभाष। सिंगापुर में गठन किया गया, लेकिन जगह तो चाहिए ना भाई, सिंगापुर तो पहले से देश है। तो जापानी सरकार ने 2 द्वीप दे दिए। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। उसका नाम क्या था? अंडमान और निकोबार, जो 204 द्वीपों का समूह है। और बोला कि यहाँ पे क्या करो, आप एक स्वतंत्र भारत की क्या कर दो? रचना कर दो, घोषणा कर दो कि भारत का यह हिस्सा क्या है? अंग्रेजों से मुक्त है। वो था किसका? जापान का। छीना किससे? अंग्रेजों से। और जापानी ने दिया किसको? सुभाष चंद्र बोस। आज अंडमान और निकोबार की बात करेगा तो अंडमान और निकोबार की बात करें बेटा तो अंडमान का जो नाम है वो शहीद द्वीप है। क्या है वो? शहीद द्वीप। और निकोबार का है स्वराज द्वीप। क्या नाम है उसका? स्वराज द्वीप दिया हुआ है। क्लियर है ये? यहाँ तक पहले लिखिएगा, फिर देखते हैं आगे। चलिए यहाँ तक तो पढ़ डाले, था समझ में आया क्या चल रहा है ये। इसके बाद बेटा आता है समय 1943। तो 1943 में बेटा हमारे पास सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि सिंगापुर से पहले किसके अंडर में था? जापान के अंडर में था, फ्रांस के पास चलते थे।
तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में क्या किया? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी बेटा? तो की थी सिंगापुर में। ये पूछता है आजाद हिंद फौज की, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 1943 में। कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और उनको 2 द्वीप दिए गए थे। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। कौन कौन से? अंडमान और निकोबार। सोचो ऐसा भी तो हो सकता है कि जापान क्या करे, अपने द्वीप वापस मांग ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो दे दिया, हमारे संबंध काफी अच्छे और हमारा बस चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडमान निकोबार दोनों द्वीप दिए गए जापान के द्वारा। किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को। और दोनों का नाम रखा क्या? रखा गया अंडमान का शहीद, निकोबार का रख गया। अब समय आता है 1944 का। 1944 में सुभाष चंद्र बोस, कौन? सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो सिंगापुर से, कहां से बेटा? सिंगापुर के रेडियो से गांधी जी को या फिर क्या करते हैं? भारत को कह लो, भारत को संबोधित करते हैं और बोलते हैं गांधी जी, है ना। और गांधी जी को किस नाम से संबोधित करते हैं? राष्ट्रपिता। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता। तो जैसे बोला जाता है गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने कहा दी थी। तो सिंगापुर से जब रेडियो में क्या कर रहे थे? संबोधन दे रहे थे। तो उस समय गांधी जी ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने किसको? राष्ट्रपिता। गांधी जी का बुलाया था राष्ट्रपिता करके बुलाया था। और क्या बोला था कि आजादी का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। हे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी, हम इस आजादी के पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद चाहते हैं। कौन बोले थे? सुभाष। अब एक बात बताओ, दोनों में ज्यादा इगोइस्ट कौन था? सुभाष चंद्र बोस की गांधी जी? गांधी जी थे। तो सुभाष चंद्र बोस से हमेशा चिढ़ते रहते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे? सीधा पलटवार करते थे क्योंकि गांधी जी की बातों पर। जैसे कि लिलिंको ने क्या किया था? 1939 में भारतीय सेना को शामिल कर लिया था। और क्रिप्स प्रस्ताव में ये भी लाया था कि भारतीय क्या करे? अंग्रेजों की सहायता करे। किसमें? सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और जैसे ही भारतीय युद्ध, अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं तो अंग्रेज क्या देंगे हमको? डोमिनियन स्टेटस। आजाद नहीं करेंगे, देंगे डोमिनियन स्टेटस। तो गांधी जी को लगभग रहता है कि ढुलमुल रवैया की, चलो ठीक है मान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि गांधी जी एक बात बताइए, आप 60,000 अंग्रेज है भारत में, तो हम 3-4 लाख जो भारतीय हैं उनको अंग्रेजों से सीधा भिड़ने और अपने देश के मरने में आप क्या बोलते हो कि हिंसा हो जाएगी? हम अपने देश के लड़ेंगे मरेंगे तो इसमें क्या हो रही? हिंसा हो रही है। लेकिन जो आदमी हमको मार रहा है, 200 साल से हम प्रताड़ना कर रहा है अंग्रेज, उनके लिए हम जाकर लड़े विदेशों में, तो हम नहीं मरेंगे कि हमारा खून नहीं बहेगा? तो ये कौन सी भाई अहिंसा है कि अपने देश के लड़ो तो मरो तो हिंसा है, और जो हमको मारता है उसके लिए जाके मरो तो क्या होगी? वो अहिंसा होगी। ये नहीं चलेगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव में उसको नामंजूर होने के क्या था? एक बहुत सारे कारण थे। ये खटकती थी बात। दूसरी बात पिटाबिस कर्म, ये कारण। गांधी जी थे सुभाष चंद्र बोस में हमेशा अगेंस्ट रहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को देख लो, जाने के बाद हिटलर से दोस्ती हो गई, 50,000 संख्या क्या बना डाले थे? फौज बना डाले थे, आजाद हिंद फौज बना डाले थे। लेकिन फिर भी वो संबोधित किसको कर रहे हैं? तो गांधी जी को ही कर रहे हैं। तो बताओ कौन सा आदमी इगोइस्ट है? तो सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर रेडियो से गांधी जी को क्या कर रहे थे? गांधी जी को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि भाई गांधी जी, भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो चुका है और इस भारत की पवित्र आजादी में हम आपका सहयोग चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हे राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसको? गांधी जी। इसी के दौरान जब हमारी आजाद हिंद फौज बनी, इंटरनेशनल आर्मी बनी, तो उन्होंने नारा दिया कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद एक नारा और दिया था, क्या बोला था? दिल्ली चलो। क्या बोला था जी? दिल्ली। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने देश की आजादी के लिए कितने समय का लक्ष्य रखा था? 1 वर्ष। आजाद हिंद फौज लेकर जब चले थे सुभाष चंद्र बोस, तो मात्र कितने दिन का? 7 दिन का लक्ष्य रखे थे कि 7 दिन में अगर हमारी फौज सफल होती है तो हम 7 दिन में क्या करेंगे? भारत को आजाद कराते। और ये हो भी सकता था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत में जो मैक्सिमम सेनाएं थी कहां जा चुकी थी? विदेशों में लड़ने के लिए। भारत में केवल 60,000 अंग्रेजी सैनिक थे और इनके पास कितने थे? तो इनके पास 50,000 थे। भाई 10,000 का फर्क पड़ता है, सर वो जीत जाते नहीं। इनके पास जापानी सेना का पूरा क्या था? बैक सपोर्ट था। लेकिन अभी अंग्रेजों के पास बैक सपोर्ट इतना जल्दी अवेलेबल नहीं हो सकता। समझना नहीं बात? तो पूरे के पूरा देखा जाए तो बेटा फ्रंट फुट पे कौन थे? पूरे फ्रंट फुट पे कौन थे? हमारी आजाद हिंद फौज थी। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ क्या कि 1945 में जब हमारी सेनाएं लड़ते हुए रंगून तक पहुंच चुकी थी। कहां तक? रंगून, जो कार्ड वर्तमान के म्यांमार में, प्राचीन में उसको बर्मा भी कहा जाता था, वहां पहुंच चुकी थी। समय आता है हमारे पास 5 अगस्त और 9 अगस्त का। इस समय क्या हुआ कि अमेरिका ने कहां पे? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया। परमाणु बम गिराने के बाद 11 अगस्त का बेटा, तो 11 अगस्त को क्या हुआ? जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद अब ये जो हमारा भारत,
ये पहले पूरा म्यांमार था, अंडमान निकोबार सब ये लोग मिला। हम लोग यहाँ से चढ़ाई करते हुए एरिया में कब्जा कर चुके थे। अब पीछे से बैक सपोर्ट बोलता था जी, जापान अपने को बैक सपोर्ट देता था, लेकिन जब जापान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर हो गया, तो हमारी पूरी लाइन क्या हो गई, कट गई, हमको बैक सपोर्ट मिलना बंद हो गया। अर्थात आदमी तो थे, बंदूकें थी, पर गोलियां खत्म हो चुकी थी, तो बिना गोलियों के अपन लड़ सकते थे क्या नहीं? तो जापान में अमेरिका द्वारा परमाणु बम फोड़ने के कारण और जापान के द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर होने के कारण आजाद हिंद फौज क्या हो गई, फेल हो गई, विफल हो गई। 1945 में ही 1945 में नवंबर के महीने में कुछ दिन और चलता भी वह सपोर्ट मांग भी लेते कौन, सुभाष चंद्र बोस। दिक्कत ये थी कि 1945 नवंबर के महीने में क्या गई, तो विमान दुर्घटना, क्या गई, विमान दुर्घटना में ऐसा माना जाता है, ये फिक्स नहीं है, इनकी सुभाष चंद्र बोस की जाती है मृत्यु। तो जब बेटा मृत्यु हो गई, तो आपका सेनापति खत्म हो गया, तो बिना सेनापति अब बिना लाल लश्कर और बिना हथियार के सेना सफल कहाँ हो सकती है? तो हमारी आजाद हिंद फौज हो जाती है फिर गई। ये आजाद हिंद फौज, सोचो इतनी बड़ी फौज थी कि 50,000 लोग थे, लेकिन बेटा अंग्रेजों से लड़ते हुए 25,000 लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। कितने हजार लोग, 25,000। कितने हजार लोगों को बंदी बनाया गया, 25,000 लोगों को बंदी बनाया गया। उनको कैद कहाँ किया गया, लाल किले, कहाँ लिखा गया उनको, लाल किले में उनपे चलाया गया मुकदमा, चला दिया गया मुकदमा। लेकिन इस मुकदमे में ये 25,000 की फौज कहाँ जमा थी, लाल किले में बंद थी, और इन पे यहाँ पे मुकदमा चलाया जा रहा था। तो इनके जितने भी सेनापति थे उन सभी मुकदमा चला। सुभाष चंद्र बोस की तो मृत्यु हो चुकी थी, राज बिहारी बोस और 2-4 लोग से मुकदमा चला। केवल एक आदमी था जिनपे मुकदमा नहीं चला, उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह, जिन्होंने पुराना वाला इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, उनपे मुकदमा नहीं चला। तो पूछता है कि सुभाष लाल किले सॉरी आजाद हिंद फौज पर मुकदमा कहाँ पे चला, तो लाल किले पर। भाई 25,000 आदमी को आप रख कहाँ सकते हो जी, किले में रखोगे। फिर आपको पूछेगा कि इस मुकदमे में किस आदमी के ऊपर मुकदमा नहीं चला, तो कैप्टन मोहन सिंह के ऊपर, जिसने पहली इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, उन पर मुकदमा नहीं चला था। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है कि जब लाल किले पर इन पर मुकदमा चल रहा था, तो इनको छुड़ाने के लिए एक नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया, लाल किले को तोड़ दो और आजाद हिंद फौज को, आजाद हिंद फौज को। ये सारा सिनेरियो था किसका, हमारे आजाद हिंद फौज का। यदि जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम नहीं गिराया होता, तो भारत को आजाद कराया होता कौन, सुभाष चंद्र बोस। ये रियलिटी था, ये फिक्स था। तो 45 के बाद आजाद हिंद फौज को तो बंद कर दिया गया, ये फौज क्या हो गई थी, खत्म हो गई। तो ये अलग से पढ़ना था। बाकी जो हम आजाद कराए हैं वो कांग्रेस के चश्मे से था। फिर एक कहां से पढ़े, पर अंग्रेजों की तरफ से पढ़े, जब गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ये कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। चलिए इसको